नारीश्वर का अगर सारांश पूछ दे तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ उसको आप बड़ी आराम से लिख सकते हैं अगर आप पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं अर्धनारीश्वर के चैप्टर को, सारांश को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि घर बैठे बैठे आप अच्छे से तैयारी जो है सो कर सके। और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिए। बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं और अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक अवश्य शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सारांश को और समझने की कोशिश जो है सो करते हैं। अर्धनारीश्वर के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर है, यानी कि ये जो चैप्टर है अर्धनारीश्वर ये एक निबंध है और इसको लिखने वाले जो है वो रामधारी सिंह दिनकर है। दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। तो देखिए ये जो शब्द है अर्धनारीश्वर ये कल्पना किया गया हुआ एक शब्द है कि नहीं। और इस शब्द में दिखाया गया कि जिस तरह से शंकर और पार्वती का जो एक कल्पना वाला रूप था, यानी कि आधा रूप जो है सो शिव शंकर का दिखाया गया था और उसके बाद आधा जो है उनकी वाइफ का जो दिखाया गया था। तो एक कल्पना वाला रूप है और इस रूप में आधा जो है सो पुरुष का और आधा जो है सो महिलाओं यानी नारी का अंग है। अब इसमें जो सो बहुत ही अच्छी बात बताई गई किस तरह से एक पुरुष और महिला जो एक है कोई उसमें अंतर नहीं है और महिलाओं को अधिकार देने वाली बात जो सो कही गई इस चैप्टर में। आगे चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। निबंधकार कहते हैं कि नारी पुरुष गुणों की दृष्टि से समान है, एक का गुण दूसरे का दोष नहीं है। अब यहाँ पे निबंधकार कहते हैं यानी कि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि नारी और पुरुष गुणों की दृष्टि से समान है लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं है। और अगर एक के अंदर कोई गुण है और वो गुण किसी और के अंदर आ जाता है तो वो उसका दोष नहीं है कि नहीं। और दोनों गुण जो है अगर कोई एक मेल का गुण है वो फीमेल में जाता तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई फीमेल का गुण है वो मेल में आ जाता तो उसमें कोई बुरी बात जो है सो नहीं है। तो यहीं पे कह रहा है कि एक का गुण दूसरे का दोष नहीं है, प्रत्येक नर के अंदर नारी का गुण होता है। लेकिन ये बात कहते हैं यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर कि जितने भी एक पुरुष है, जितने भी नर हैं तो उसके अंदर जो है महिलाओं का गुण होता है, नारी का गुण होता है। लेकिन पुरुष त्रैन कहे जाने की डर से दबाए रखता है। तो जो पुरुष के अंदर महिलाओं वाला गुण होता है वो किसी को बताता नहीं है। वो इसलिए नहीं बताता है कि लोग उसको कहेंगे कि देखो ये औरत वाला काम करता है, ये औरत जैसा है, ये महिलाओं जैसा है। इसीलिए पुरुष उस गुण के बारे में किसी को बताता नहीं और उसको दबा करके रखता है। हालांकि पुरुष के अंदर भी महिलाओं वाला गुण होता है। आगे लेखक कहते हैं अगर नरों में वे विशेषता आ जाएं जैसे दया, ममता, औदार्य, सेवा आदि तो उनका व्यक्तित्व धूमिल नहीं बनता बल्कि और अधिक निखर जाता है। यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर ये भी कहते हैं कि अगर महिलाओं वाला गुण जो सो पुरुष के अंदर आ जाए, जैसे कि महिलाओं में खास करके दया जो है सो, ममता एक नहीं, औदार्य या सेवा ये महिलाओं के अंदर होता है। तो अगर ये गुण जो है सो पुरुष के अंदर आ जाए ना तो उसका व्यक्तित्व जो है धूमिल नहीं, खराब नहीं होता है बल्कि वो और अधिक निखर जाता है। और बिल्कुल सही बात है कि अगर ये गुण जो है सो एक पुरुष के अंदर आ जाए, नर के अंदर आ जाए तो वो और निखर जाता है। लेकिन लोग ये कहने लगते देखो महिलाओं वाला काम कर रहा है लेकिन महिलाओं के जैसे, इस कारण जो सो पुरुष ये गुण अपने अंदर ला नहीं पाता है। आगे चलिए आगे देखते हैं आगे लेखक क्या लिखते हैं। इसी तरह प्रत्येक स्त्री में पुरुष का तत्व होता है परंतु सिर्फ उसे कोमल शरीर वाली, पुरुष को आनंद देने वाली रचना, घर की दीवारों में रहने वाली मानसिकता उसे अलग बनाती है और इसीलिए इसे दुर्बल कहे जाने लगा। अब यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर ये भी कहते हैं कि सिर्फ पुरुष के अंदर स्त्री वाला गुण नहीं होता है बल्कि स्त्री के अंदर भी पुरुष वाला गुण जो है सो होता है कि नहीं। स्त्री के अंदर भी पुरुष वाला गुण होता है। जो काम पुरुष कर सकता है वो काम महिलाएं भी कर सकती है, स्त्री भी कर सकती है। लेकिन वो क्यों नहीं कर पाती है उसको सिर्फ और सिर्फ लोग जो है कोमल शरीर वाले समझते हैं कि नहीं। जिसका कोमल शरीर हो वो समझते हैं, पुरुष को आनंद देने वाली समझते हैं कि नहीं कि महिलाएं जो है सिर्फ कोमल शरीर वाली है, पुरुष को आनंद देने वाली है या फिर घर के दीवार के अंदर ही रहने वाली, बाहर जाने वाली नहीं है। और ये इस तरह लोग इसको कोमल या फिर पुरुष को आनंद देने वाली या घर के दीवार में रहने वाली समझते हैं कि आज उस महिलाओं को दुर्लभ बना दिया है, यानी कि दुर्बल बना दिया, कमजोर बना दिया
गया है और इसीलिए आज महिला जो है सो कमज़ोर हो चुकी है। अगर लोग इसको ये ना समझें और महिलाएं अपने आप में ये नहीं समझे कि मैं जो है सो सिर्फ कोमल शरीर वाली हूँ, मैं पुरुष को आनंद देने वाली हूँ या मैं घर की दीवार के अंदर रहने वाली हूँ, तो आज वो इतना कमज़ोर नहीं होगी। लेकिन उसको यही समझाया जाता है, इसलिए आज वो इतना कमज़ोर जो है सो कहलाती है। समय बीतने के साथ ही पुरुषों ने महिलाओं के अधिकार को दबाता गया। पुरुषों और स्त्री के बीच अधिकार और हक का बंटवारा हो गया। तो देखिए, पहले शायद इतना ज़्यादा जो है सो अगर शुरुआती दौर में जाएंगे तो शायद जैसे कि आदि मानव जो थे, तो आदि मानव के समय में इतना जो है सो फर्क नहीं था स्त्री और पुरुष के समय। तो यही कहा जाता है कि समय जैसे जैसे बीतता गया उस तरह से पुरुष ने महिलाओं के अधिकार को दबाता गया, जो भी महिलाओं का अधिकार था वो दबाता गया। हालांकि अब ये निखर करके आ रहा है, जो महिलाओं का अधिकार है वो दिया जा रहा है। पुरुष और स्त्रियों के बीच अधिकार और हक का बंटवारा हो गया। महिलाओं को सिर्फ सुख का साधना समझे जाना लगा और इसी सिलसिले में महिलाओं को लोग सिर्फ और सिर्फ ये समझते कि ये सुख का साधन है, इसको सुख के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। निबंधकार कहते हैं कि निबंधकार कहते हैं कि आदि मानव और आदि मानवी होते तो उन्हें अफसोस होता कि मैं तो नारी में अंतर नहीं किया। अब यहाँ पे निबंधकार एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि अगर आदि मानव या आदि मानवी, एक नहीं फीमेल स्त्री, एक नहीं जो पहले के आदि मानव थे जो जंगलों में अपनी ज़िंदगी जिया करते थे, अगर वो अभी होते तो वो भी इस बात को देख करके अफसोस करते कि महिलाओं और स्त्री में इतना फ़र्क क्यों है, मैं तो ये फ़र्क नहीं दिया, लेकिन आज ही कैसे इतना फ़र्क हो गया है। वो कहते कि हम साथ साथ रहें, पशु और पक्षियों में भी नर और नारी होते हैं लेकिन वे नारियों पर कोई भेदभाव नहीं करते। और यहाँ पे वो लेखक ये भी कहते हैं कि पशु और पक्षी में भी नर नारी होते हैं लेकिन उसमें जो है सो इतना भेदभाव नहीं होता है जितना जो एक मानव में होता है। आगे दिनकर जी लिखते हैं, दिनकर जी स्त्रियों के प्रति टैगोर, प्रसाद, प्रेमचंद जैसे कवियों के विचार से असहमत थे। अब यहाँ पे रामधारी दिनकर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे कवि या फिर जयशंकर प्रसाद हो या फिर प्रेमचंद हो, इन सब से जो है ना, इन सब के विचार से असहमत थे क्योंकि इनके विचार जो सो अलग अलग थी। एक नहीं, उनकी नारी के प्रति कोमलवादी रोमानी दृष्टि का विरोध करते थे। अब इन लोग का जो विचार था ये था कि औरतें जो है सो सिर्फ कोमल है, ये जो रोमानी यानी कि रोमांटिक है कि नहीं, रोमांटिक के लिए इस्तेमाल जो है इसका किया जानी चाहिए। तो इन सब के विचार से दिनकर जी अलग है। अब प्रेमचंद क्या कहें वो थोड़ा सुनिएगा। प्रेमचंद ने कहा है कि जब पुरुष नारी का रूप लेता है तो उसे देवता माना जाता है। ये देखिए भेदभाव यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे कि जब अगर कोई जो है सो पुरुष नारी का रूप ले लेता है यानी कि नारी वाली बात अपने अंदर अपना लेता तो उसको लोग देवता मानते हैं, और जब नारी पुरुष का रूप ले लेती है तो राक्षसी बन जाती है। और यहीं पे ये कह रहे हैं कि जब यही रूप जो है सो नारी ले ले तो उसको राक्षसी कहने लगता है, और बिल्कुल ये समाज में हमको देखने को जो है सो मिलता है। और आगे जो है दिनकर जी कहते हैं कि यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नारी सौपन है, नारी सौगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई माला है। अब यहाँ पे इन लोग का जो राय है तो यहाँ पे दिनकर जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं ये तो शब्द जो है या ये सेंटेंस जो है सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नारी सपना है कि नहीं, औरतें एक ख्वाब है, सपना है, महिलाएं सपना है। नारी जो है, औरत जो है एक सुगंध है यानी खुशबू है। नारी जो है वो बाहों पर झूलती हुई माला है। पुरुष अब नारियों को कहने लगा है कि तुम्हें घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला काफ़ी हूँ। कहते ये सब सुनने में शब्द तो अच्छा लगता है लेकिन शायद ये औरतों के हक में नहीं है, नारियों के हक में नहीं, उसके अधिकार को छीना जा रहा है क्योंकि नारी को कीड़ा का वस्तु मानता है और जिससे धूल कण न लग जाए। और पुरुष ऐसे सेंटेंस इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये कीड़ा का वस्तु बना हुआ यानी खेलने की चीज़ है कि नहीं, जिस पे धूल और कण जो है सो ना लग जाए, इसलिए उसको कहा जाता है कि तुम जो है सो घर में ही रहो। आगे चलिए, आगे जो है सो निबंधकार क्या कहते हैं। निबंधकार कहते हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और नारी को एक हद तक नर बनने की आवश्यक है। ये भी यहाँ पे कहते हैं कि जितने भी नारी हैं उसको एक हद तक नर बन जाए या नर को एक नारी बनने की आवश्यकता है, ज़रूरी है ये, ताकि जो है सो असमानताएं जो है सो ख़त्म हो जाए। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व का भी साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तकें लिखी उसका नाम ही है बापू मेरी माँ। तो
थोड़ा गांधी जी भी अपने अंदर जो है सो एक नारीत्व लाने की कोशिश किए थे और उसकी पोती किताब भी लिखी थी जिस किताब का नाम है बापू मेरी माँ है। तो ये आपको इस चैप्टर का जो है सो एक सारांश था जिसमें रामधारी दिनकर जो है महिलाओं और पुरुष के बीच में क्या भेदभाव उसको ख़त्म करने की कोशिश जो है सो किए हैं और कहें ये सारी बातें जो है सिर्फ दिल बहलाने के लिए महिलाओं के प्रति, लेकिन उसके अधिकार को जो है सो छीना जा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे ही चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।